नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पे, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड के पार्ट से लिए गए हैं और ये आपके नेट पेपर 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो रिटन टेस्ट होता है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम अपने एमसीक्यू में लेके आते हैं उसको सबसे पहले हम अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में देते हैं। साथ ही साथ आपका रिस्पांस मिलता है, उसके बाद उस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि वीडियो भले ही लंबा हो लेकिन कंटेंट्स अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा समाहित हो, ताकि हमारे व्यूवर को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। और रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नेट पेपर 1 के लिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर है 12, यानी 12वां नंबर का क्वेश्चन है आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन। हिस्टोरिकल रिसर्च डील्स विद द कंक्रीट एंड द स्पेसिफिक एंड आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट वाज व्हाई। आपका डैश रिसर्च डील विद द एब्स्ट्रैक्ट एंड मेटाफिजिकल एनालिसिस एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाई एंड हाउ। सेलेक्ट आंसर रिलेटेड टू द ब्लैंक स्पेस। क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में कह रहा है, ऐतिहासिक अनुसंधान मूर्त एवं विशिष्ट से संबंधित होता है तथा क्या था कि प्रश्न का उत्तर देता है। जबकि यहाँ पे डैश है, यानी कि जो डैश है उसको हमें ऑप्शन से ढूंढना है। जबकि वह अनुसंधान कौन है जो आपका अमूर्त व मीमांसात्मक मतलब आपका सैद्धांतिक विश्लेषण से संबंधित होता है एवं आपका क्यों और कैसे के प्रश्न का उत्तर देता है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है, रिक्त स्थान है, उसका सही उत्तर का चयन करें, यहाँ पे कहा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी प्रायोगिक अनुसंधान। सेकेंड आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी वर्णनात्मक अनुसंधान। थर्ड आपका फिलोसफिकल रिसर्च यानी दार्शनिक अनुसंधान। एंड आपका फोर्थ है आपका क्रॉस कल्चरल रिसर्च यानी कि अंतर सांस्कृतिक अनुसंधान। तो देखिए, सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिला है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे, यानी कि वर्णनात्मक अनुसंधान। तो देखिए, वर्णनात्मक अनुसंधान में बहुत टाइप के आपके जो हैं रिसर्च आ जाते हैं, ठीक है। यानी डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत अलग अलग टाइप के रिसर्च आते हैं। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव, अगर ये आपका थर्ड ऑप्शन नहीं दिया होता यानी फिलोसफिकल रिसर्च, जो आप डिस्क्रिप्टिव कह सकते थे, लेकिन आपका यहाँ पे जब फिलोसफिकल दिया गया है यानी डिस्क्रिप्टिव का ही ये पार्ट है और यही आपका इम्पोर्टेंट रोल निभाता है अमूर्त और मीमांसात्मक विश्लेषण से संबंधित जो आपका शोध है, इसी के अंतर्गत यानी कि कार्य जो है इसी के अंतर्गत आता है और क्यों और कैसे प्रश्न का ये आंसर देता है। तो चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपके फिलोसफिकल रिसर्च पे। देखिए, आपका फिलोसफिकल रिसर्च है, इसको हम हिंदी में दार्शनिक अनुसंधान कहते हैं। और सबसे पहले आप जान लीजिए, यह एक क्वालिटेटिव तरीके का यानी क्वालिटेटिव रिसर्च है, यानी कि गुणात्मक मेथड है शोध का। और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का ही है, यानी कि जो वर्णनात्मक अनुसंधान यानी कि वर्णन करना इसका मूल उद्देश्य होता है, मेन इसका जो वर्क होता है। तो आपको बताते हैं कि इसमें इस रिसर्च में आपके जो महान चिंतक होते हैं, ठीक है, उनके विचारों आदि का विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन का कार्य समाहित होता है इस रिसर्च में। और इस शोध का उद्देश्य किसी चिंतक या किसी संगठन या आपके किसी आंदोलन यानी कि मूवमेंट के विचार जो रहते हैं उनको प्रकाश में लाना, यानी कि ऐसा प्रकाश उस मूवमेंट से, आंदोलन से, उस चिंतक के जो विचार रहते हैं वो विचार प्रकाश में लाना जो कि अभी किसी ने नहीं बाहर निकाला है, यानी कि वो विचार नया होंगे, वो चीज़ें पहली बार बाहर निकल के आएंगी, अर्थात अज्ञात पक्षों को सामने लाना इसका देखें तो मूल आपका उद्देश्य है। और इसके अलावा 2 से अधिक चिंतकों कहें या संगठनों कहें या आपके मूवमेंट जो हैं उनके विचारों के अलग अलग पक्षों की तुलना करने के लिए भी इस रिसर्च का उपयोग किया जाता है। तथा लास्ट में हम आपको बताते हैं कि ये कंसेप्ट को डेवलपमेंट करने का भी कार्य करता है आपका दार्शनिक शोध, ठीक। क्योंकि नए
आपके जो विचार हैं छुपे रहते हैं, तो जो निकल के जो आते हैं, ठीक है, प्रकाश में, तो वो नए आपके जो होते हैं अवधारणा भी विकास करते हैं। तो आपका यही आपका करेक्ट आंसर होगा फिलोसफिकल रिसर्च। और आपको हम स्टेप भी बता देते हैं कि इसके देखें तो 5 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। पहला इस रिसर्च का स्टेप होता है कि सेलेक्ट द प्रॉब्लम, आपको एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करना है, ठीक है, सेलेक्ट द प्रॉब्लम। सेकेंड आपको स्टेप लेना है रिव्यू आपका रिलेटेड लिटरेचर, ठीक है, संबंधित साहित्य का आपको लेना है आपका। थर्ड आपका आ जाता है स्टेप आपका कंटेंट कलेक्शन, यानी सामग्रियों का कलेक्शन आता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एनालिसिस ऑफ कंटेंट। उसके बाद आपका लास्ट स्टेप आ जाता है रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट। यानी कि हम इस अनुसंधान के लिए जो स्टेप का पालन करते हैं, सबसे पहले आपका आ जाता है सेलेक्ट द प्रॉब्लम, सेकेंड रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर, उसके अलावा कंटेंट्स कलेक्शन, फिर आपका एनालिसिस ऑफ कंटेंट और फिर आपका रिसर्च रिपोर्ट। ये आपका मेन स्टेप होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर का 13 क्वेश्चन कह रहा है आल्सो नोन एज क्रिटिकल रेशियो टेस्ट, ठीक है, क्रांतिक अनुपात परीक्षण के नाम से हम किसको जानते हैं? तो यहाँ पे टी टेस्ट आपका, जेड टेस्ट आपका, एनोवा टेस्ट आपका, काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टेस्ट हैं। देखिए आपको हम बताते हैं टी टेस्ट और जेड टेस्ट देखें तो मूलतः इनका ये आपके पैरामीट्रिक टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, पैरामीट्रिक टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी पैरामीटर का देखें तो ये आकलन करने का काम करते हैं, यानी पैरामीटर के करीब जो इनका रिजल्ट आता है उससे हम पहुंचने की तरफ आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आपका ये काई स्क्वायर जो टेस्ट है, इसको हम देखिए तो ज़्यादातर हम जानते हैं आपका नॉन पैरामेट्रिक रिसर्च के टाइप के अंतर्गत इसको देखते हैं, यानी जो टेस्ट आता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट उसके अंतर्गत हम देखते हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको हम बता दें कि ये आपका जो है पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए भी वर्क कर जाता है, ठीक, आपको ये ध्यान रखना है। एनोवा भी आपका पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे जान लीजिए। तो आपको हम बता दें, देखिए जो टी टेस्ट होता है, ठीक है, इसका वर्क क्या होता है? टी टेस्ट का वर्क होता है और जेड टेस्ट का भी वर्क होता है सेम, ठीक है, यानी कि दो आपके ग्रुप के दो आपके सैंपल जो ग्रुप हैं उसके मीन का, ठीक है, मध्यमान का डिफरेंस चेक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है टी टेस्ट और जेड टेस्ट, ठीक है। एनोवा टेस्ट भी यही काम करता है, डिफरेंस ही चेक करने का काम करता है। एनोवा टेस्ट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, बट ये एनोवा क्या करता है, 2 या 2 से अधिक ग्रुप, यानी कि जेड टेस्ट और टी टेस्ट में 2 ग्रुप्स के हम मीन का आपस में डिफरेंस देखते हैं। लेकिन एनोवा क्या है, यहाँ पे कई ग्रुप हमारे हैं, उसका एक साथ हम डिफरेंस देख सकते हैं एनोवा टेस्ट के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। काई स्क्वायर टेस्ट जब आपका कोई भी डेटा एनपीसी को फॉलो नहीं कर पाता है और फ्रीक्वेंसी में जब डेटा रहते हैं तो आपका काई स्क्वायर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो टी टेस्ट होता है ये छोटे सैंपल साइज के लिए उपयोग में होता है, यानी 30 से, ठीक है, 30 या 30 से आपका जो कम साइज के सैंपल होते हैं इसी के उपयोग के लिए टी टेस्ट का उपयोग करते हैं हम। और अब सैंपल साइज जब 30 से ऊपर होता है आपका तो हम जेड टेस्ट का उपयोग करते हैं, आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये स्टैटिक्स होते हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, ये किस लिए होते हैं? तो हमने बताया कि आपका जो पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन का आपका क्या होता है, पैरामीटर, यानी अगर टोटल पॉपुलेशन का एक ही आंसर हम मतलब आप ओपिनियन हम जानना चाहें, एक आंसर जानना चाहें, यानी पॉपुलेशन किसी चीज़ के बारे में क्या सोचती है, तो जो टोटल पॉपुलेशन का मेन उत्तर होगा उसी को हम पैरामीटर कहते हैं,
ठीक है, प्राचल। तो इसी हम प्राचल को जानने का प्रयास करते हैं थोड़े से, यानी कि थोड़ा सा जो सैंपल हम लेते हैं। टोटल ये पॉपुलेशन हो गया, मान लीजिए 1 लाख का पॉपुलेशन है, हमने 1000 हमने सैंपल साइज लिया, सैंपल ले लिया 1 लाख से। अब हम इसके द्वारा हम स्टैटिक्स पे पहुंचते हैं, यानी इसका जो मीन आता है, सैंपल जो हमने लिया है इसका जो मीन आता है उसको हम स्टैटिक्स कहते हैं। यानी कि इस जो सैंपल साइज है इसका जो स्टैटिक्स है, ठीक है, इसका जो उत्तर है हमारे जो पूरा जो पॉपुलेशन है इसके उत्तर से मैच करना चाहिए। लेकिन जो पॉपुलेशन का उत्तर होता है ये क्या होता है, ये देखें तो हमारे सामने तो होता नहीं है, हम अनुमान ही लगाते हैं। तो ये अनुमान लगाने का काम ही हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट करते हैं, यानी पैरामीटर के अनुमान लगाने के लिए पैरामीट्रिक टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको हम बता दें कि जो टी टेस्ट है इसको किसने दिया था 1908 में विलियम, ठीक है, गॉसेट ने दिया था। ठीक है, विलियम गॉसेट ने 1908 में दिया था। और जो टी टेस्ट जेट टेस्ट है, ठीक है, इसको फिशर, ठीक है, फिशर ने इसको दिया था। तो टी टेस्ट आपका जो है गॉसेट एंड आपका जेट टेस्ट फिशर ने दिया था। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अगर आप फार्मूला देखें टी टेस्ट का तो आपको मिल जाएगा M1 यानी पहले पॉपुलेशन का पहले सैंपल साइज का जो मीन है, ठीक है, उसके बाद M2, उसके बाद सिग्मा डी, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो मीन का आदि चीज़ें यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आपकी कुछ चीज़ें हो गई। और अगर आपको अच्छे से जानना है कि टी टेस्ट के बारे में, जेट टेस्ट के बारे में, तो आप ज़रूर बताइएगा। हम आपको कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में अच्छे तरीके से इस पे डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दे कि कैसे आपके पास जो डेटा होता है कैसे टी टेस्ट लगा के आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ठीक, तो हम आपको उस पर वीडियो बना देंगे। अब देखिए कहा गया है यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन अच्छा है, इजी है, और हमें लगता है कि आपको इसका करेक्ट आंसर देख के ही माइंड में आ जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द मोटिव्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च। मोटिव एलिमेंट ऑफ रिसर्च, ठीक है, अनुसंधान के प्रेरक तत्व हैं। तो यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसंधान करने के लिए जो प्रेरणा होती है उसका कौन कौन से तत्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन के अंतर्गत ये आपका कोड दिए गए हैं अलग अलग। ठीक है, तो हम आपको बता दें, देखिए अनुसंधान के प्रेरक तत्व में आपका इंटेलेक्चुअल जॉय यानी बौद्धिक आनंद भी होता है। यानी कि हम बौद्धिक आनंद के लिए भी रिसर्च करते हैं, उसके रिसर्च मतलब बौद्धिक आनंद के लिए हम मोटिवेट होते हैं रिसर्च के लिए। साथ ही साथ हम मानव जात की सेवा के लिए सर्विंग द मैनकाइंड, यानी रिसर्च हमारा स्पेशल हमारे लिए तो है नहीं, हम रिसर्च करने के बाद हम जनरलाइज करते हैं ताकि उसका जो रिजल्ट है हमारे समाज के उपयोगी चीज़ों के लिए काम आए। तो ये हो गया आपका अनसुलझी समस्याएं, यानी कि अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा है जो अनसॉल्व्ड है तो हम उसका देखिए तो रिसर्च करते हैं और अनसुलझे समस्याओं का समाधान हम निकालते हैं। और रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा के लिए भी बिल्कुल अगर हम रिसर्च करते हैं तो हमारा नाम भी काफ़ी विख्यात होता है, अच्छी चीज़ हम निकाल के लाते हैं। और आपका नीड टू अंडरस्टूड यानी समझने की ज़रूरत, हम किसी चीज़ को समझने के लिए भी अनुसंधान का देखें तो अनुसंधान हम करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके देखें तो मोटिव होती हैं, यानी आपको मोटिवेट करने के लिए ये सभी चीज़ें, रिसर्च को करने के लिए सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये आपका ऑप्शन जो है ये 4th आएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे आप लोग 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th ये सभी आपका करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे 3rd का हम यहाँ पे सही से ट्रिक कर दे रहे हैं ताकि कहीं से दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे क्रांतिक अनुपात परीक्षण के नाम से जिसको हम जानते हैं वो आपका जेट टेस्ट है। ठीक है, जेट टेस्ट को हम क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, आपका क्रिटिकल रेशियो टेस्ट के नाम से हम जानते हैं। तो हम फिर से याद दिला दें जो जेट टेस्ट है यानी जेट टेस्ट परीक्षण है, इसको हम क्रिटिकल रेशियो टेस्ट यानी क्रांतिक अनुपात परीक्षण भी कहते हैं।
ये आपको याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर है आपका 15। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है आपका सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द रिसर्च प्रोसेस। अनुसंधान प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे 8 जो हैं यहाँ पे चरण दिए गए हैं, स्टेप दिए गए हैं। तो हम बता दें, एक आपको चीज़ याद रखना है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये जो है ना, ये आपका फर्स्ट यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम के बाद भी रखा जा सकता है, चाहे आपका देखें तो हाइपोथेसिस आपका फार्मूलेशन के बाद भी रखा जा सकता है, क्योंकि रिव्यू ऑफ द लिटरेचर जो होता है ना, संबंधित साहित्य का आप जो रिव्यू करते हैं, ठीक है, वो एक कॉमन प्रक्रिया होती है। यानी जब आपको ज़रूरत लगता है ना, तो आप जो शोध कर रहे हैं उससे जुड़े हुए जितने भी आप सामग्रियां हैं उसको आप जाके खंगाल सकते हैं, जिससे कि आप जो भी आवश्यकता है, ठीक है, अपने शोध के लिए उससे संबंधित सूचना आप ले सकते हैं, सहायता आप ले सकते हैं, ठीक है। तो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर कोई एकदम लिमिट नहीं है कि आपको सेकेंड पोजीशन पे ही रखा जाएगा, थर्ड फोर्थ पे भी रखा जा सकता है या नहीं भी रखा जा सकता है, कॉमन है ये। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जब रिसर्च करने हम जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए प्रॉब्लम। बिना प्रॉब्लम की रिसर्च शुरू ही नहीं होगी, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम आएगी तभी भी हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपका प्रॉब्लम आता है, और प्रॉब्लम आता है तो हम रिव्यू ऑफ द लिटरेचर करते हैं, ठीक है, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। यानी हम देखते हैं कि क्या हमारा जो प्रॉब्लम है उस पर कुछ काम हुआ है कि नहीं, इससे संबंधित कोई रिजल्ट है कि नहीं, या ये हमारे लिए न्यू है, या ऐसा ना हो कि जो हमारे लिए प्रॉब्लम है उस पर वर्क हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है और हमें नहीं पता है, तो हम दोहराना दें उस रिसर्च को, ठीक है। तो प्रॉब्लम होना चाहिए, फिर रिव्यू ऑफ द लिटरेचर आपका होना चाहिए, फिर आपके पास हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, यानी कि आपका फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी जनरेट करते हैं आप परिकल्पना का निर्माण करते हैं फिर आप, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं आप, रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हैं। उस डिज़ाइन में टाइप ऑफ रिसर्च लेते हैं, स्टैटिक्स का प्रयोग कौन कौन से करेंगे, ये सब चीज़ें आप तैयार कर लेते हैं। अब रिसर्च का आपका जो डिज़ाइन होता है उसके बाद आप क्या करते हैं, आप सीधे पहुंचते हैं क्या करने के लिए, आप पहुंचते हैं सैंपल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। सैंपल सिलेक्शन के लिए आप पहुंचते हैं, और जब पॉपुलेशन से आप सैंपल सेलेक्ट कर देते हैं, टारगेट करते हैं आप पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन से आप सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो सैंपल से आप फिर क्या करते हैं, आप आंकड़े निकालते हैं, डेटा, आप डेटा कलेक्शन करते हैं। उससे आप जो भी आपका पर्पस है जो शोध का, उससे जुड़ा हुआ डेटा उस आप सैंपल से ले लेते हैं, और सैंपल के बाद आप उस पर स्टैटिक्स लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं डेटा का। उसके बाद आप क्या करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, और जब रिजल्ट निकलता है तो उस रिजल्ट को आप क्या करते हैं, जनरलाइज कर देते हैं, सबको पता चल जाए कि भाई आपके शोध का रिजल्ट क्या रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें आते हैं रिसर्च की प्रक्रिया में। तो ये जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे 8वां, यानी कि सबसे पहले आपका सेलेक्ट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम पहला होता है, फिर आपका रिव्यू ऑफ द लिटरेचर होता है, फिर आपका थर्ड आ जाएगा प्रिपरेशन आपका रिसर्च डिज़ाइन, फिर आएगा आपका सेकेंड तो यहाँ पे यही आ जाएगा आपका, क्रम से देख लीजिएगा, यहाँ पे जो मैंने अभी बताया वही ही होगा, और यही ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आपको लग रहा होगा कि ये फोर्थ करेक्ट नहीं है, कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते, क्योंकि देखें तो बिगनर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बिगनर थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ध्यान लगाएं, जो न्यू स्टूडेंट होंगे, पहली बार नेट के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे होंगे, वो लोग थोड़ा इस पर ध्यान लगाएं, और फिर ढूंढ के हमें बताएं कि क्या जो मैं समझाया हूँ सही समझा रहा हूँ या मैं गलत हूँ। कुछ तो कमेंट करिए ताकि हमें पता तो चले कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में, रिसर्च मेट्रोलॉजी में, ठीक है, ताकि हम बेहतर से बेहतर और कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। और साथ ही साथ आपको बताएं 200 क्वेश्चन हम अपने कम्युनिटी टैब में रिसर्च पे दे चुके हैं, तो कोशिश ये रहेगा कि आपको उस पर और भी क्वेश्चन हम देते रहें, क्योंकि आपका कमेंट मिलता रहेगा तो हमें बूस्ट मिलेगा, और बूस्ट हम होंगे तो फिर नए नए आपको क्वेश्चन जनरेट करके देते रहेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आज की वीडियो का।
और क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइप ऑफ रिसर्च हुज जॉब टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर बाय एनालाइजिंग द मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन। कहा जा रहा है कि आपका कि वह अनुसंधान प्रकार जिसका कार्य लिखित तथा मौखिक संप्रेषण से प्राप्त सामग्री का विश्लेषण करके वस्तुनिष्ठ ढंग से सूचनाओं का विवेचना करना है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम आपको एक चीज़ बता दें कि इंग्लिश का जो ये हम टाइपिंग करते हैं, हो सकता है थोड़ा सा कहीं पे एरर हो तो अंडरस्टैंड करिएगा, क्योंकि देखिए जो मेरा मेन लैंग्वेज है वो हिंदी रहा है, तो ठीक है, तो इंग्लिश में थोड़ा सा एरर हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा। हिंदी में हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा भी कमियाँ ना रहे, लेकिन इंग्लिश में कमियाँ हो सकती हैं, तो थोड़ा सा इंग्लिश वाले जो हैं अंडरस्टैंड कर लीजिएगा अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तो। देखिए, कहा जा रहा है वह अनुसंधान प्रकार जिसका कार्य लिखित व मौखिक संप्रेषण से प्राप्त सामग्री का विश्लेषण करके वस्तुनिष्ठ ढंग से सूचनाओं की विवेचना करना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखिए, हम आपको बता दें कि यहाँ पे एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा जो 72% लोग कहते हैं, ठीक है, यानी कि बिल्कुल कंटेंट एनालिसिस ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कंटेंट एनालिसिस यानी कि सामग्री विश्लेषण अनुसंधान जो है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कंटेंट एनालिसिस यानी कि सामग्री विश्लेषण एक शोध उपकरण है, ये एक रिसर्च टूल है जिसका उपयोग कुछ दिए गए आपका गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव जो डेटा है, आंकड़े हैं, उनके आंकड़ों के भीतर कुछ शब्दों, विषयों या अवधारणाओं यानी कंसेप्ट का उपस्थिति को ये डिटरमाइन यानी निर्धारित करने के लिए इस शोध का उपयोग किया जाता है, और जिसमें आपका लिखित मौखिक संप्रेषण से जो सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं उसका विश्लेषण वस्तुनिष्ठ ढंग से सूचनाओं की विवेचना की जाती है। ये आपका यहाँ पे होगा कंटेंट एनालिसिस के अंतर्गत। और देखिए, इसमें एक और नया चीज़ है यानी कि ग्राउंडेड थ्योरी। तो जो नेट पेपर 1 वाले होंगे उनके रिसर्च एप्टीट्यूड में देखें तो ये नहीं रखा गया है, यानी कि सिलेबस में नहीं रखा गया है, तो आपको हम थोड़ा सा इसके बारे में बता दें ताकि अगर कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर आप दे दें। तो ग्राउंडेड रिसर्च मेथड क्या होता है? देखिए, सामाजिक देखें तो शोध का जो एरिया है सामाजिक विज्ञान में एक व्यवस्थित देखें पद्धति जिसमें आंकड़ों के व्यवस्थित और एकत्रीकरण और विश्लेषण के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, ये मूल मकसद होता है आपके ग्राउंडेड रिसर्च मेथड का, ठीक है। तो यही आपका हो गया ग्राउंडेड रिसर्च मेथड, और करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया कंटेंट एनालिसिस। अब देखिए, क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का, और क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड करेक्ट मेथड ऑफ गेनिंग नॉलेज अकॉर्डिंग एग्जांपल्स, यानी उदाहरण के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने की सही विधि का पता लगाइए। यानी कि एक आपका एग्जांपल दिया गया है ये, और कहा गया ये कौन सा मेथड है, ये ज्ञान प्राप्त करने का कौन सा मेथड यहाँ पे आपको शो कर रहा है, और आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालॉजी एंड ऑल ऑफ द एबव कहा गया है। तो देखिए, यहाँ पे 55% लोग रॉन्ग हैं, पहले हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे 1% लोग करेक्ट, मतलब कुछ ही परसेंट लोग करेक्ट हैं, 7% लोग करेक्ट हैं, यानी कि डिडक्टिव निगमनात्मक। क्यों? हम आपको एक चीज़ बता दें, देखिए डिडक्टिव मेथड जो निगमनात्मक तक आपका विधि होता है या डिडक्टिव लॉजिक तर्क होता है, उसमें क्या होता है, किसी थ्योरी की सहायता से हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के पे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स को हम शो करते हैं। तो हम आपको बता दें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कहा गया कि धर्मपरायण व्यक्ति ईमानदार होते हैं। ये क्या है? ये एक सिद्धांत है कि धर्मपरायण लोग, जो धर्मपरायण लोग होते हैं वो सभी लोग ईमानदार होते हैं। अगर ये थ्योरी है, अगर थ्योरी होगी तो वो जनरलाइज होगी, और जनरलाइज होगी तो वो सेम रिजल्ट हर जगह देगी, तो सेम रिजल्ट हर जगह देगी, तो उसके आधार पे हम जो भी चीज़ें एग्जाम्पल्स रखेंगे वो रिलेट करके उसको हम प्रूव कर सकते हैं थ्योरी के आधार पे। तो यहाँ पे आपका जो जाएगा किस दिशा में, यानी कि जो आपका जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से आपका विशिष्ट की तरफ, यानी कि जो हमारा सिद्धांत जनरलाइज है, जनरल है, सामान्य है, जो हमें पता है, उसके आधार पे हम विशिष्टत्वों को क्या करते हैं, चेक कर सकते हैं। यही तो आपका डिडक्टिव रिसर्च है, ठीक। ये याद रखना है। इंडक्टिव रिसर्च निगमनात्मक तर्क क्या करता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखते हुए एक रूल क्या करता है, रूल
आपका नियम बनाता है, सिद्धांत बनाता है। तो ये सिद्धांत नहीं है। अगर हम अजय ईमानदार है, ठीक है, फिर अजय धर्मपरायण व्यक्ति है, अतः हम कर सकते हैं कि धर्मपरायण व्यक्ति ईमानदार है। तो ये आपका इंडक्टिव होता, ये आपका स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाते हैं, यानी कि ये आपके बहुत सारे स्पेसिफिक जो होते हैं विशिष्ट एग्जाम्पल्स रहेंगे और उसी एग्जाम्पल को, बहुत सारे एग्जाम्पल को देखते हुए हम एक रूल पे जा सकते हैं, एक सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिद्धांत ऑलरेडी दिया गया, ये एक रूल है, एक नियम है, एक सिद्धांत है, और उस सिद्धांत के आधार पे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे डिडक्टिव ही होगा, याद रखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो का 17 नंबर का आपका सेकेंड क्वेश्चन, अरे सॉरी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए आपका 25 मिनट्स हमने ले लिया है और 1 से 2 मिनट और लेंगे, ज़्यादा नहीं। देखिए कहा गया व्हाट डू वी एस्टिमेट थ्रू सैम्पलिंग इन रिसर्च, अनुसंधान में प्रत्यक्ष के माध्यम से हम किसका अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ पे 80% लोग यहाँ पे रॉन्ग हैं, गलत हैं, सही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 13% यानी 13% लोग करेक्ट हैं, ठीक। तो आपको हम बता दें कि देखिए अनुसंधान में हम जो सैंपल होता है यानी जो प्रतिदर्श होता है, इसके माध्यम से हम क्या लगाते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही बताया, हम सैंपल के माध्यम से हम पैरामीटर का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 13% लोग करेक्ट नहीं, यहाँ पे सिर्फ 4% लोग करेक्ट होंगे, ठीक है। और नीचे चले आइए, यानी कि नेट के एग्ज़ाम में 6% से 7% लोग क्या करते हैं, क्रैक करते हैं नेट, ठीक है। तो यहाँ पे 4% लोग देखिए यहाँ पे क्रैक कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। आपको बता दें कि देखिए अनुसंधान के जो विधि होता है, मेथड होता है, उसमें हम जब प्रतिदर्श लेते हैं ना, सैंपल लेते हैं, और ये होता है आपका पॉपुलेशन यानी टोटल जनसंख्या, यानी कि हम रिसर्च करने जाते हैं तो हम किसी एरिया की टोटल जनसंख्या के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, तो उस निष्कर्ष के लिए हम टोटल जनसंख्या को अपने रिसर्च में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे टोटल जनसंख्या में से हम कुछ जनसंख्या के हिस्से को रैंडम विधि से अथवा किसी और विधि से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो हमारे थोड़े से लोग हुए पूरे जनसंख्या में से, इसके आधार पे इसका जो रिजल्ट निकलता है उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, यानी कि जो इसका उत्तर निकलेगा वो इसके उत्तर जो रहेंगे उसी के तो सेम होना चाहिए। तो इसका जो मीन होता है उसको हम पैरामीटर कहते हैं, यानी प्राचल कहते हैं। पॉपुलेशन का जो मीन होता है उसको हम प्राचल कहते हैं, यानी पैरामीटर का जो उत्तर होगा वो क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है, प्राचल कहलाता है। तो पॉपुलेशन का जो उत्तर होगा उसी के उत्तर के करीब तो हम थोड़े से लोगों को लेके पहुंचना चाहते हैं। तो ये आपका क्या होगा, हम अनुमान लगाते हैं किसका, आपके पैरामीटर का। और अगर सैंपल साइज जितना ही बड़ा हम करते चले जाते हैं उतना ज़्यादा हम अनुमान के और नज़दीक चले जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और जब तक कि हम नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।